नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पेपर 3 बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, इस विषय के अंतर्गत हमने अभी तक पहला जो उसकी धारणा है लर्निंग यानी अधिगम क्या होता है, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा टॉपिक हो गया है। और उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला चैप्टर हो गया है। और आज यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट इज टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, इसकी बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण या टीचिंग क्या है, ये पहला प्रश्न है। देखा जाए, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी और इसके साथ साथ अन्य साधन, इन तीनों के बीच में अंतक्रिया होती है। यह भी कहा जाता है कि टीचिंग जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। एक है टीचर, स्टूडेंट, विद्यार्थी, और अन्य है अन्य साधन। अन्य साधन में आपका पाठ्यक्रम और TLM। प्यारे विद्यार्थियों, टीचिंग को मैंने कहा एक प्रक्रिया है, टीचिंग इज ए प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होती है? जब कुछ चर, कुछ एलिमेंट, कुछ वेरिएबल्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतक्रिया करते हैं, और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज ए प्रोसेस। हियर इज टीचर। Teacher is a activity done, so teaching is a activity done by a teacher and for what, किसके लिए? विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। और कैसे? पाठ्यक्रम या अन्य साधनों के माध्यम से। तो टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है? अध्यापक के द्वारा की गई वह गतिविधि है जिससे वह अपने बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो टीचर का कार्य है टीचिंग, इट इज ए फंक्शन ऑफ ए टीचर। और किस लिए करता है, उद्देश्य क्या है? चेंज इन बिहेवियर ऑफ द लर्नर, व्यवहार में परिवर्तन बालकों के। और कैसे कर सकता है? वो कर सकता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो इस प्रकार इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन चलती है, तभी जो है टीचिंग होती है। टीचर, टीचिंग में क्या होता है? टीचर इट मीन्स इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्शन देता है। और क्यों देता है? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज करना। कौन से बिहेवियर में, ये भी देखने की बात है। ज्ञान, भाव, क्रिया, ये उसका बिहेवियर है। टीचर के द्वारा की गई गतिविधियां जिनसे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। और शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगम है। सिंपल सी बात है, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका उद्देश्य अधिगम है।
जिसका उद्देश्य अधिगम है। टीचिंग इज ए दैट एक्टिविटी विच इज ए पर्पसफुल एंड द पर्पस इज लर्निंग। सीखने के लिए किए गए कार्यों की व्यवस्था शिक्षण है, या सीखने और सिखाने के लिए जो क्रियाएं, जो गतिविधियां की जाती हैं वो शिक्षण है। सिंपल सी बात है, सीखने के लिए की गई गतिविधियां या क्रियाएं, की गई गतिविधियां और क्रियाएं। अब यहां प्रश्न ये है कि सीखने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं। अध्यापक कक्षा में जब शिक्षण कार्य करता है तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, बालकों को सिखाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है, जैसे भाषण देना, प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, इंटरेक्शन करना, बालकों के साथ वाद विवाद हो सकता है, अन्य साधनों के साथ प्रयोग करना। तो इस प्रकार बालकों के व्यवहार में या सिखाने के लिए की गई सभी गतिविधियां, क्रियाएं शिक्षण है, जिसका उद्देश्य अधिगम होता है या बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक और भी हम कह सकते हैं, शिक्षण जो है वो मैच्योर पर्सन से अनमैच्योर पर्सन की ओर किए गए अनुदेशन है, या मैच्योर पर्सन से अनमैच्योर पर्सन के बीच में होने वाली अंतक्रिया है। मैच्योर यानी परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति का मतलब है अध्यापक, और अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि बालक। तो इस प्रकार मैच्योर पर्सन से अमैच्योर पर्सन के विकास के लिए की गई गतिविधियां शिक्षण है। इसमें बहुत सी परिभाषाएं हैं जिनका यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो उनका अलग अलग निकल के अर्थ आएगा। जैसा B.O. स्मिथ ने कहा है, B.O. स्मिथ ने क्या कहा है, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्रियाओं की एक पद्धति है। मतलब इसमें बहुत सारे एक्शन होते हैं। शिक्षण क्रियाओं की एक पद्धति यानी सिस्टम है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, एक पद्धति है जिसका उद्देश्य अधिगम होता है। जिसका उद्देश्य, ये मैं पहले बता चुका हूं, जिसका उद्देश्य अधिगम होता है। सिंपल सी बात है। टीचिंग is a system of different activities and purposeful activity and the objective is learning। सिखाने के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थित क्रियाएं शिक्षण है, या जिनसे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। H.C. मॉरिसन एक और शिक्षा शास्त्री हैं, H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन ने क्या कहा है, शिक्षण एक ऐसा संपर्क है, शिक्षण एक ऐसा संपर्क है जो अधिक विकसित शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिक विकसित तथा कम विकसित जो अधिक विकसित तथा कम विकसित जो शिक्षण वह प्रक्रिया है जो अधिक विकसित
एवं कम विकसित व्यक्तियों के बीच विद्यमान होता है। व्यक्तियों के बीच विद्यमान होती है वह एक्टिविटी है जो कम विकसित और अधिक विकसित दोनों के बीच में होती है। इस प्रकार सिंपल सी बात है, वही मैंने कहा, परिपक्व और अपरिपक्व व्यक्ति के बीच में इंटरेक्शन है। परिपक्व व्यक्ति यानी टीचर, अनमेच्योर पर्सन, अपरिपक्व व्यक्ति जो है वो बालक। इस प्रकार मैच्योर और अनमेच्योर पर्सन के बीच में होने वाली एक्टिविटी है टीचिंग। एक अन्य डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लार्क के अनुसार बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। क्लार्क ने कहा, क्या कहा है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन। शिक्षण उन क्रियाओं को लक्षित करता है, शिक्षण उन क्रियाओं को लक्षित करता है जो छात्रों के व्यवहार में शिक्षण उन क्रियाओं को लक्षित करता है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से नियोजित की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी परिभाषाओं में एक ही बात की गई है कि टीचिंग इज ए प्रोसेस पर्पसफुल। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य अधिगम है, यानी बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। क्लार्क ने कहा है शिक्षण उन क्रियाओं का लक्षित करता है, उन क्रियाओं का लक्ष्य है जिनके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से नियोजित की जाती है। मतलब टीचिंग जो है प्लान्ड एक्टिविटी है और जिसकी प्लानिंग का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष की बात कहें तो शिक्षण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और वातावरण के घटक आपस में क्रिया करते हैं और सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस क्रिया करने का मुख्य उद्देश्य है अधिगम या बालकों के व्यवहार में परिवर्तन। इस प्रकार जब अध्यापक के द्वारा और साधनों के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तो यह जो क्रिया है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसे हम शिक्षण कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अध्यापक, विद्यार्थी और अन्य साधनों के बीच होने वाली इंटरेक्शन प्रोसेस, अंतक्रिया प्रतिक्रिया, इंटरेक्टिव जो प्रोसेस है वो शिक्षण है। इस प्रकार शिक्षण एक पर्पसफुल एक्टिविटी है और नियोजित एक्टिविटी है, लक्ष्य निर्धारित एक्टिविटी है। नियोजित का मतलब शिक्षण करने से पहले अध्यापक विभिन्न साधनों, विषय वस्तु, इन सभी की योजना बनाता है कि मैंने बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करना है, किस समय पर करना है। तो इस प्रकार अध्यापक नियोजित रूप से प्लानिंग वे से अनेक प्रकार की जो कक्षा में क्रियाएं संपन्न करता है वो शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो टीचिंग पर्पसफुल एक्टिविटी है, इंटरेक्टिव है, अंतक्रिया है अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में, और इस इंटरेक्शन में अन्य साधन भी शामिल होते हैं
तो इस प्रकार शिक्षण में विभिन्न चर होते हैं। शिक्षण विभिन्न प्रकार के चरों के बीच में होने वाली प्रतिक्रिया है, प्रोसेस है। इसके चरों में मैं पहले बता चुका हूँ। एक चर अध्यापक है। यदि मैं शिक्षण के चरों की बात करूँ, शिक्षण के चर, इन चरों के बीच में इंटरेक्शन होती है। पहला है अध्यापक, दूसरा है बालक यानी विद्यार्थी, और तीसरा है अन्य साधन यानी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, THLM। दीज आर दी 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो शिक्षण विभिन्न चरों के बीच में होने वाली इंटरेक्शन एक प्रक्रिया है। शिक्षण विभिन्न चरों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा आश्रित और निराश्रित सभी प्रकार के चरों में आपस में इंटरेक्शन होती है। बालक जो है वो आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और अध्यापक निराश्रित या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, क्योंकि बालक का व्यवहार डिपेंड करता है अध्यापक पर और अध्यापक के द्वारा की गई क्रियाओं पर। तो इस प्रकार टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बालक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और अन्य साधन जो है मध्यवर्ती चर है, मीडिएटर, मध्यवर्ती चर। इस प्रकार टीचिंग में 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वन इज टीचर, जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वही क्रियाओं का आयोजन करेगा। किसके लिए करेगा? बालक के लिए। बालक डिपेंडेंट है अध्यापक की क्रियाओं पर, और इसके साथ साथ अध्यापक क्रियाएं कैसे करेगा? इंटरवेरिंग वेरिएबल्स हैं, यानी अन्य साधन, पाठ्यक्रम, आपकी शिक्षण विधियां, अन्य प्रकार के जो है साधन। तो इस प्रकार टीचिंग इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, और इसमें शिक्षण जो है विभिन्न चरों के बीच में होने वाली प्रतिक्रिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम शिक्षण का अर्थ निकाल पाते हैं। अब दूसरी बात है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं, पहला है, जैसा कि मैंने पहले बताया, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ट्राइपोलर शिक्षण के 3 चर मैं बता चुका हूं। अध्यापक है, विद्यार्थी है और अन्य साधन, तीनों के बीच में एक यह भी कहा जा सकता है शिक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी आ जाएंगे। इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट्स। उसके बाद ये भी आ सकता है कि शिक्षण एक तरफा नहीं होता। टीचिंग इज ए नॉट वन वे प्रोसेस। शिक्षण एक तरफा नहीं होता। टीचिंग इज नॉट ए वन साइडेड प्रोसेस। क्योंकि बात स्पष्ट है, प्रोसेस या प्रक्रिया तभी होती है जब कुछ एलिमेंट्स मिलकर आपस में एक्शन करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो शिक्षण क्या है? इट इज नॉट ए वन वे प्रोसेस। नेक्स्ट हम इसकी विशेषता लिख सकते हैं, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक, इसका क्या मतलब है? अब जब टीचिंग करते हैं उसमें 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है। वन इज ए फॉर्मल, वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स ऐसी टीचिंग प्रोसेस जो पहले से प्लान होती है, जिसमें रूल एंड रेगुलेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, इंस्ट्रक्शंस प्री प्लान होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मल टीचिंग। Informal teaching, the teaching which is gained from the environment and other factors, at the other agencies as the family, society, समाज के अन्य साधन जिनके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, सीखते हैं, that form of teaching is a non formal, informal।
Formal means when there is a discipline, predetermined instructions, objectives. But non-formal education which is gained from the natural environment, जैसे एक सत्संग हो सकता है, या किसी का भाषण हो सकता है, या हम कहीं कहानी सुनने के बाद जब टीचिंग करते हैं, तो इस प्रकार टीचिंग की जो बोथ साइड है, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल दोनों प्रकार का हो सकता है। यह एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, अंतक्रियात्मक है, अंतक्रियात्मक, इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव है। वैसे तो टीचिंग के 3 फेज हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, लेकिन मेजर यदि हम माने, क्योंकि जब तक इंटरेक्टिव नहीं है तो प्री एक्टिव और पोस्ट एक्टिव का कोई मतलब नहीं है। तो टीचिंग जो है वो इंटरेक्टिव है, अंतक्रिया है, क्योंकि इसमें दोनों टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इक्वल पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉपर निश्चित अनुपात में सहभागिता है। कई बार अध्यापक बालकों को कुछ समझाना चाहता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उनके व्यवहार परिवर्तन करता है, लेकिन यदि बालकों से, विद्यार्थियों से प्रॉपर फीडबैक प्राप्त नहीं लगे, या बालक वो क्रियाएं, वो इंस्ट्रक्शन लेने के तैयार नहीं है, या बालक वो क्रियाएं करने में सक्षम नहीं है, या टीचर को प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रही, तो दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड। तो इस प्रकार इट इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड द वेरिएबल ऑफ दिस प्रोसेस ऑन दिस स्टेज हियर इज ए लर्नर एंड द टीचर, यानी स्टूडेंट और विद्यार्थी दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, किस चीज को लेके, कुछ उद्देश्यों को लेके, कुछ कंटेंट को लेके, विषय वस्तु को लेके, सामग्री को लेके। तो अध्यापक का उद्देश्य है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह बालकों से वाद विवाद करता है, डिस्कशन करता है, प्रश्न पूछता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। तो टीचिंग जो है वो एक्टिव है, इट इज नॉट ए पैसिव। पैसिव मीन्स जहां पर कोई संवेदना, क्रिया, प्रतिक्रिया, एक्शन नहीं होता, बट इट इज ए एक्टिव। एक्टिव मीन्स हियर द लर्नर इज आल्सो एक्टिव एंड द टीचर इज आल्सो एक्टिव। टीचर भी कुछ क्रियाएं करता है और उसके प्रति बच्चे अनुक्रियाएं करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। तो इट इज ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, दोनों के बीच में एक प्रतिक्रिया है, इंटरेक्शन है, अंतक्रिया है, इंटरेक्शन होता है, वाद विवाद, भाषण, प्रश्न, अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। दूसरा उसके बाद हो सकता है टीचिंग इज ए आर्ट, बहुत बड़ी बात, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कला है, टीचिंग इज ए आर्ट। देखिए टीचर वही अच्छा है जो अच्छा लर्नर हो सकता है, और अच्छे लर्नर से, अच्छे सीखने वाले से क्या अभिप्राय है कि यदि टीचर को टीचिंग करनी है या वो टीचिंग योग्य है, तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि वो अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को, अपनी सामग्री को, अपने अनुदेशनों को बालकों तक किस प्रभाव तरीके से पहुंचाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, टीचिंग तभी प्रभावशाली हो सकती है यदि टीचर बालकों के व्यवहार को जांच पाए। तो टीचिंग जो है एक आर्ट है, एक कला है। जैसे एक कलाकार अपनी कलाकारी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार टीचिंग इज ए आर्ट। विच टाइप ऑफ आर्ट? इस प्रकार की कला में अध्यापक अपने अनुदेशनों को, अपनी क्रियाओं को प्रभावशाली तरीके से कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, नाटक कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है, अन्य प्रकार की गतिविधियां कर सकता है। तो इस प्रकार टीचिंग एक कला है और इस कला का मुख्य उद्देश्य है बालकों तक पहुंचना, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना। वह अध्यापक जो अपने विभिन्न साधनों, क्रियाओं और अपने उद्देश्यों के अनुरूप बालकों के व्यवहार परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं,
या प्रभावशाली तरीके से अपने अनुदेशन बालकों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण जो है एक कला है, एक आर्ट है। उसके बाद शिक्षण निरीक्षण तथा विश्लेषण। शिक्षण ऑब्जर्वेशन होता है, शिक्षण निरीक्षण एवं विश्लेषण योग्य होता है, एवं विश्लेषण योग्य होता है। जब आप टीचिंग करते हो उसकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है और उसका एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे आपके पास एक वर्ड होता है पेडागोजिकल एनालिसिस, कि आप अपने शिक्षण कार्य जब करते हैं उनको अलग अलग भागों में बांट के क्या क्या क्रियाएं, विषय वस्तु का विश्लेषण कर सकते हैं, उद्देश्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, क्रियाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो शिक्षण की जो क्रियाएं होती हैं उनका ऑब्जर्वेशन और उनका एनालिसिस ये संभव है, ये किया जा सकता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं शिक्षण चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के माइंड से जुड़ा हुआ है। शिक्षण चेतन व अवचेतन। शिक्षण चेतन व अवचेतन दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं, दोनों प्रकार की क्रियाएं हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा जो माइंड है वो 3 लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। चेतन मन कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, दैट इज नॉट द रियल बिहेवियर। वाई? बिकॉज हियर ऑल द एक्टिविटी done by a learner or the individual, these are conscious and artificial behavior. दूसरा सबकॉन्शियस माइंड का वह पार्ट जिसमें हम इस प्रकार के इंफॉर्मेशन स्टोरेज करते हैं जो शॉर्ट भविष्य में, निकट भविष्य में हम जल्दी उसको रिकॉल कर सके। अनकॉन्शियस बिहेवियर इज ए रियल बिहेवियर, क्योंकि इसमें ऐसी सूचनाएं हम स्टोर करते हैं जिनको हम निकट भविष्य में नहीं, और जो हमारा रियल व्यवहार होता है वो इस प्रकार के बिहेवियर से जुड़ा है। तो जो टीचिंग है वो दोनों लेवल पे होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब है कि जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है और बच्चे सचेत होकर उन क्रियाओं को नोट कर रहे हैं, उसके प्रति अनुक्रियाएं दे रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं भी, प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जिसको बालक कॉन्शियस नहीं होकर करता, लेकिन वो भी टीचिंग का पार्ट है। जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ वस्तुओं का शेयर, साझापन करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे से स्किल सीखते हैं, अनुभव सीखते हैं, समूह में कैसे काम करना सीखते हैं। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग जरूरी नहीं कि कक्षा में ही होगी या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के द्वारा होगी। मैंने पहले कहा टीचिंग जो है फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अनौपचारिक में हमारा अनकॉन्शियस माइंड आता है, जहां पर हम पहले से सचेत होके या प्री डिटरमिन जो है एक्शन नहीं करते। तो टीचिंग इज दोनों टाइप से होती है, दोनों माइंड के दोनों लेवल पे होती है, कॉन्शियस लेवल पे भी और अनकॉन्शियस लेवल भी। इट इज ए टास्क ओरिएंटेड, अध्यापक क्रियात्मक। इट इज ए टास्क ओरिएंटेड, क्रियात्मक। इट इज ए टास्क ओरिएंटेड, अध्यापन क्रियात्मक प्रक्रिया है। टास्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड। टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, प्लान्ड एक्टिविटी है, टास्कफुल एक्टिविटी है। टास्क का मतलब क्या है कि टीचर को टीचिंग करने से पहले कार्यों का निर्धारण करना पड़ता है, उन कार्यों की योजना बनानी पड़ती है, उन कार्यों को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे किस विषय वस्तु को पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, बालकों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे, असाइनमेंट किस प्रकार की दी जाए। तो इस प्रकार टीचिंग जो है इंटरेक्टिव है और टास्क ओरिएंटेड है। यहाँ पर अध्यापक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ कार्य करता है। उसके बाद इट इज ए प्लान्ड एक्टिविटी।
नियोजित है। और ये प्लानिंग 3 लेवल पे होती है, मैंने पहले बताया है आपको। प्लान्ड होती है क्योंकि टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। इसके बाद आप कर सकते हो उद्देश्यपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, पर्पसफुल है। और उद्देश्य क्या है? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना। अब बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस चीज, क्या क्या चीजें प्लानिंग आती हैं? एक आएगा कंटेंट, कंटेंट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। उसके बाद आएगा एक्टिविटी प्लानिंग। टीचिंग में आपको बहुत सारी क्रियाएं प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि बिना प्लान के टीचिंग पॉसिबल नहीं है। आपको विषय वस्तु प्लान करनी पड़ती है, किस विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, कहाँ तक पढ़ाया जाए, किस उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ाया जाए, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है वो विषय वस्तु पढ़ाने के, कौन कौन सी एक्टिविटी प्लान की जाए, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, किस प्रकार से मैं अपनी विषय सामग्री को बालकों तक पहुंचाऊं। तो इस प्रकार कैसे इवैल्यूएशन किया जाएगा, इसकी भी प्लानिंग की जाती है। तो टीचिंग इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, इट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी एंड पर्पस इज द लर्निंग। इट इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रिया है, व्यावसायिक, व्यावसायिक क्रिया है। टीचिंग एक जॉब की तरह हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है, एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है। और इस व्यवसाय की पूर्ति के लिए हमें विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को अर्जित करना पड़ता है, बालकों के व्यवहार को जांचना पड़ता है। तो इट इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग जो है एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। यहाँ पर टीचर जो है वो एक प्रोफेसर जो अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है। टीचिंग मोटिवेशन को अराइज करती है और टीचिंग मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। टीचिंग हेल्पफुल फॉर गाइडेंस। और टीचिंग का जो पर्पस है वो लर्निंग है, टीचिंग का जो कॉजेज है वो लर्निंग है। और टीचिंग उपचारात्मक होती है, डायग्नोस्टिक होती है। शिक्षण उपचारात्मक, उपचारात्मक या निदानात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि टीचिंग का उद्देश्य केवल टीचिंग कराना नहीं है, भी हम केवल पढ़ाने की बात करते हैं। शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के बालकों का मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन के बाद उनकी कमियों का पता चल सकता है, चाहे वो बौद्धिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो सामाजिक है। तो जब टीचिंग करते हैं उस दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं बालकों की आइडेंटिफाई की जाती हैं, बालकों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका समाधान किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है, बालकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इन दिस वे टीचिंग इज ए डायग्नोस्टिक, पहचानने की क्रिया है। उसके बाद दूसरा हमारा है शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर, लेवल्स। टीचिंग जो है 3 लेवल पे काम करती है। पहला लेवल है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, दूसरा है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। एक अध्यापक को शिक्षण कार्य या शिक्षण व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले शिक्षण के चरों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण की जो योजना है वो तभी सफल होगी जब अध्यापक को यह पता होगा
कि वो किस स्तर पर शिक्षण करना चाहता है। कई बार हम शिक्षण व्यवसाय को जब चुनाव करते हैं तो चुनाव करते समय ये बात ये आवश्यक है कि मैं किस स्तर पर बच्चों को शिक्षण करना चाहता हूँ, और इस स्तर के अनुरूप ही बालकों का व्यवहार जुड़ा हुआ है। और टीचर जब इन स्तरों का चुनाव करता है तो वो बच्चों की विभिन्न प्रकार की मानसिक बौद्धिक क्षमताओं से परिचित होता है और उसके अनुसार ही शिक्षण करता है। हमारा जो टीचिंग है उसका सबसे पहला जो लेवल है, जो सबसे पहला स्तर है, वो है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। जैसा छोटी कक्षाओं में LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो क्लासेस होती हैं, इस स्तर पर जो शिक्षण होता है वो मेमोरी लेवल का शिक्षण होता है। मेमोरी लेवल के शिक्षण से अभिप्राय क्या है कि जब जो सूचनाएं, जो क्रियाएं आपसे कराई जाती हैं उनको आप बिना सोचे समझे कंठस्थ करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, या मैं बात करूं कि आप जो है इस प्रकार के कार्यों में, इस प्रकार के शिक्षण स्तर पर आप जो है आपका बोध स्तर विकसित नहीं होता। जैसे आप छोटे स्तर पर बच्चों को कविता कराते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये आपने सिखाया बच्चों को। या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेबल सिखा रहे हैं, 1 2 3 काउंटिंग सिखा रही है, 2 1 जा 2 2 जा 4, इस तरह से उनको टेबल सिखा रहे हैं, तो बच्चे आपकी बात को एज इट इज क्रैमिंग करते हैं। आप पूछोगे बच्चे से कि मछली कहाँ लिखा हुआ है बुक में, तो शायद वो नहीं बता पाएगा। जल का मतलब क्या है उसको कुछ नहीं पता। तो जो सबसे लो लेवल ऑफ टीचिंग होता है दैट इज मेमोरी लेवल, जहां पर आप सूचनाओं को रटंत करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, बिना सोचे समझे उनको कंठस्थ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। छोटे लेवल पर ये यूनिवर्सल है, सच्चाई है कि छोटे स्तर पर सूचनाओं को रटंत किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालकों का भाव इतना अधिक विकसित नहीं होता। बच्चों को बोलना, लिखना, पढ़ना यहाँ तक की बात आती है, समझने की बात स्मृति स्तर पर कम होती है यहाँ पर, या नहीं होती है मैं ये कहूँ। तो स्मृति स्तर की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे सूचनाओं को कंठस्थ किया जाता है, बिना सोचे समझे उनको पढ़ा जाता है। यहाँ पर विभिन्न कौशल, भाषा के कौशल सिखाए जाते हैं। बोलना कैसे है, कितनी ऊंची आवाज़ में बोलना है, कम आवाज़ में बोलना है, शब्दों की प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाए, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। रादर देन कंटेंट या विषय वस्तु की समझ इस स्तर पर नहीं होती। जैसे जैसे बालक आगे बढ़ते हैं वो सेकेंडरी लेवल पर पहुंचते हैं, 6th 7th 8th 9th इन क्लासों में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो शिक्षण है वो बोध स्तर से जुड़ा होता है। हमारा उद्देश्य है बालकों को सूचनाएं रटंत नहीं कराना है, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से विषय वस्तु को ज्ञान देना, भावों को समझना, क्रियाएं कराना, किसी कंटेंट की, किसी वस्तु के पीछे क्या धारणा है उसको समझाना, किस संदर्भ में ये बात कही गई है उसको बताना। तो इस प्रकार स्मृति स्तर से जो अगला स्तर है वो बोध स्तर है, नाम से स्पष्ट है। इस स्तर पर बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, भाषा का विकास हो जाता है, सूचनाओं को रटंत न करके उनको समझा जाता है, क्रियाओं को समझा जाता है, किसी धारणा के पीछे क्या आधार है, क्या मान्यता है उनको समझा जाता है। इसी प्रकार जैसे ही उच्च कक्षाओं की बात करते हैं या शोध कार्य की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, या किसी बड़े सत्संग की, अध्यात्मवाद की ओर हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा लेवल ऑफ टीचिंग होता है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर से भी प्राय ये है, यहाँ पर एक छोटी सूचना आपको दी जाती है और उस सूचना को आप अपने बौद्धिक स्तर से, अपनी क्षमताओं से विश्लेषित करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और अपने प्रिंसिपल्स का निर्माण करते हैं। कोई चीज़ किस प्रकार से डिस्कवर हुई है
उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसमें क्या संभावना है, नया उसमें क्या हो सकता है। ये सारी प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो चिंतन स्तर से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार हमारा जो शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग है, वो 3 स्तरों पे काम करती है और इन 3 स्तरों के अनुरूप ही हमने कक्षाओं के स्तर को निर्धारित किया हुआ है और इन 3 स्तरों के आधार पर ही हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं टीचिंग के, एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो इन्हीं स्तरों के रूप से निर्धारित होते हैं। जैसे हम उद्देश्यों की बात करते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इनकी बात करते हैं, तो वो उद्देश्य भी हमारे इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण का कार्य जो है 3 चरणों पे समाप्त होता है और इन 3 चरणों की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। यदि मैं स्मृति स्तर की बात करूं तो सूचनाएं रटंत की जाती है, भाषा का विकास होता है, धारणाओं को नष्ट किया जाता है, जीवन के कौशल सीखता है बच्चा। यदि इसकी सीमा की बात करूं, बोध स्तर का विकास नहीं होता, बच्चा जो है धारणाओं को समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे नहीं होती, केवल और केवल सूचनाओं को रटंत किया जाता है। इसी प्रकार बोध स्तर, सूचनाओं को आधारभूत उसके क्या पीछे प्रिंसिपल उनको समझा जाता है, सूचनाओं को कंठस्थ करने के साथ साथ बोध स्तर तक उनको समझा जाता है, क्रियाओं को समझा जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं की जाती। इसकी सीमाओं की बात करूं तो अधिक चिंतन स्तर यहाँ पर नहीं होता, केवल सीमित सूचना है उसका ही वर्णन किया जाता है, धारणाओं का विकास पूर्ण नहीं हो पाता। इसी प्रकार चिंतन स्तर के भी कुछ लाभ हैं, कुछ लिमिटेशंस है। चिंतन शक्ति का विकास होता है, सृजनशीलता का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक वातावरण से जुड़ते हैं, शोध कार्यों में निपुणता होती है। सीमाएं क्या हैं? विषय वस्तु से भटक सकते हैं और इसमें निष्पक्षता की धारणा कम रहती है, व्यक्तिगत की जो है बात आ जाती है। चिंतन स्तर में लॉजिकल ये चीज़ें नहीं हो सकती इस स्तर पर, क्योंकि चिंतन स्तर है, व्यक्तिगत की धारणा पाई जाती है, अपने स्तर से हम चिंतन करते हैं, अपने स्तर से उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, तो हमारा निजी विचार हो सकता है, वहाँ सब्जेक्टिविटी हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के चरों पे हमने बात की और अंत में मैंने आपको बताया कि शिक्षण के स्तर कौन कौन से, किन लेवल पे जो हम टीचिंग पे काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से सूचना या ज्ञान ग्रहण करेंगे ताकि आप परीक्षा में इस प्रश्न को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सके। इसके अलावा आप कुछ भी सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि हम उस पर अच्छा काम करें और भी चीज़ों को प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित कर पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।